जय हिंद बच्चों। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? क्या आप लोगों के पास मेरी आवाज जा रही है? बताइए, आवाज जा रही है ना आप लोगों को? ढेर सारा गुड मॉर्निंग आप सभी को। नीति, प्रियांशु, अंशिका, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या सबको मेरी आवाज जा रही है? चलिए, जब आप लोगों को मेरी आवाज जा रही है तो आज की कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। और हम लोगों ने कल कौन सी कहानी पे अंत किया था? तो हम लोगों ने अंत किया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पे। हम लोगों ने कल की कहानी को छोड़ा था, ठीक है। अब आगे की कहानी हम लोगों को देखनी है एक नए प्रोनाउन की। ठीक है, क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? जल्दी बताइए। चलिए, सारे बच्चे तैयार हैं तो हम लोग अब इस सफर को आगे लेकर चलेंगे। और इस सफर में हमें एक नए प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है। और इसका नाम हम लोगों ने रखा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या रखा है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। पढ़िएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका नाम क्या है? तो हम बोलेंगे इसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताने का कोशिश करिएगा? जल्दी बताइए। रेसिप्रोकल का मतलब मैं अगर आपसे पूछूं तो आप क्या बताइएगा कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? मैं अगर आपसे पूछूं कि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है तो आप क्या कहिएगा? रेसिप्रोकल का मतलब होता है क्या करना? रेसिप्रोकल का मतलब होता है परस्पर बोध करवाना। क्या करवाना? परस्पर, मतलब कि एक तरफ से कोई चीज अगर आएगी तो दूसरी तरफ से वो चीज क्या कर दी जाएगी? लौटा दी जाएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में एक तरफ से अगर देने वाला होता है तो दूसरी तरफ से उसे लौटाने वाला भी होता है। गिव एंड टेक का क्या होता है यहाँ पर? संबंध बनता है। तो हम अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन के बारे में पढ़े तो अगर हम यहाँ से क्या करें, गिव, गिव और यहाँ से क्या होता है, टेक का हमारा संबंध बनता है। क्या होता है? गिव एंड टेक का संबंध बनता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में किसका संबंध बनता है? गिव एंड टेक का संबंध बनता है। ठीक है, गिव एंड टेक का संबंध बनता है। अब ये जो हमारा गिव एंड टेक वाला संबंध है, इसको डिनोट करने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो शब्द को लेकर चलते हैं। तो दो वर्ड हमारे सामने है। एक आता है जिसे हम कहते हैं ईच अदर, और दूसरे का नाम क्या होता है? दूसरे का नाम है हमारा वन अनदर। क्या नाम है? तो हम बोलेंगे वन अनदर नाम है। ठीक है। अगर इस कहानी को खूबसूरती से आपको समझना है कि ईच अदर और वन अनदर किस तरीके से बिहेव करते हैं, तो मैं आपके सामने कुछ सवाल लिखूंगा जिसमें आप लोग ईच अदर और वन अनदर भरने का काम करिएगा कि कहां पर ईच अदर होगा और कहां पर वन अनदर होगा। इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए, क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन का मतलब समझ में आ गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या होता है? गिव एंड टेक का संबंध बनता है। ठीक है, दो आदमी या दो से ज्यादा आदमी होंगे, उसके बीच में गिव एंड टेक का परस्पर बोध होगा। ठीक है, परस्पर बोधक सर्वनाम हम किसको कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहते हैं। और इस गिव एंड टेक को दिखाने के लिए हम लोगों ने दो वर्ड्स का यूज किया। पहला वर्ड का नाम क्या है? तो हम बोलेंगे पहले वर्ड का नाम है ईच अदर और दूसरे वर्ड का क्या नाम है? वन अनदर। ठीक है। अगर हमें ईच अदर और वन अनदर के फंक्शन को समझना है तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं। इसमें आप लोग ईच अदर कहाँ लगेगा, कहाँ वन अनदर लगेगा, जचाने का काम करिएगा। ठीक है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, राहुल एंड प्रिया आर टॉकिंग, ऑल द स्टूडेंट्स आर discussing
the with s. The students with s. We the bridge in C. बताइए कहाँ पर ईच अदर लगेगा, कहाँ पर वन अनदर लगेगा? जचाने का काम करिए जल्दी। यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर के फंक्शन को समझने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ईच अदर और वन अनदर आता कब है। ठीक है, ईच अदर और वन अनदर आता कब है? देखिए, हम लोगों को रटा दिया जाता है कि ईच अदर जो है, जो ईच अदर है वो दो के लिए यूज होता है और वन अनदर जो है वो दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। लेकिन ये बात हमें रटनी नहीं है, हमें यहाँ पर देखना है कि ईच अदर दो के लिए यूज नहीं होता है, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए यूज नहीं होता है। कब यूज होता है हमें ये चीज देखना है। ठीक है, हमें ये चीज का पता है कि ये जो है ये किसकी बात करते हैं, तो जब ढेर सारे लोग होंगे, जब यहाँ पर ढेर सारे लोग होंगे और इस ढेर सारे लोगों में एक बार में कितनों की चर्चा होगी, एक बार में सिर्फ और सिर्फ दो की चर्चा होगी, तो हम क्या बोलेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, ईच अदर का यूज कब होगा? जब हम किसी भी कन्वर्सेशन में या किसी भी जगह पूरे के पूरे ग्रुप में एक बार में कितनों की बात करते हुए नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ दो की बात करते हुए नजर आएंगे, तो हम किसका यूज करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। तो हम बोलेंगे यहाँ पर दो के बारे में बात होती है। कितने की बारे में बात होती है? टू एट अ टाइम। ठीक है, दो पर्सन या दो चीजों के बारे में बात होती है और वो भी एक समय में सिर्फ और सिर्फ दो के बारे में बात होगी, तो हम क्या बोलेंगे? ईच अदर। ग्रुप कितनों का भी हो, लेकिन उस ग्रुप में एक बार में कितने की बात होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ दो की बात होनी चाहिए, तो हम किसका यूज करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर नंबर कितने से ज्यादा है? दो से ज्यादा है, एक बार में नंबर दो से ज्यादा आ गया, तो हम किसकी बात करेंगे? वन अनदर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वन अनदर की बात करेंगे। समझ में आई बात? अगर कन्वर्सेशन में हम एक बार में सिर्फ और सिर्फ दो की बात करते हैं, कितनों की बात करते हैं? दो की बात करते हैं, चाहे वहां पर संख्या कितनी भी हो, लेकिन उस कन्वर्सेशन में हमारे पास अगर दो ही चीजों की बात हो रही है, दो ही आदमी की बात हो रही है, दो ही चीजों की बात हो रही है, तो हम किसका यूज करेंगे? ईच अदर का यूज करेंगे। लेकिन अगर नंबर दो से ज्यादा हो गए उस कन्वर्सेशन में, तो हम किसकी बात करेंगे? हम वन अनदर की बात करेंगे। अब चलिए यहाँ पर जचाते हैं कि राहुल एंड प्रिया आर टॉकिंग। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नंबर दो ही है। कितने नंबर है? दो नंबर है, राहुल और प्रिया। तो ये जब नंबर ही दो है, तो हम यहाँ पर कुछ नहीं, क्या लगाएंगे? ईच अदर। क्या लगाएंगे? ईच अदर लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या है? ऑल द स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग द मैटर। अब सारे
स्टूडेंट जो है वो क्या करेंगे, ग्रुप में ही क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे मैटर को। तो जब ग्रुप की बात हो रही है तो हम बोलेंगे वन अनदर, क्या बोलेंगे, वन अनदर बोलेंगे, ठीक है। अब आगे की कहानी पे हम लोग चलते हैं। ऑल द स्टूडेंट्स टुक हैंड्स विद। अब यहाँ पर ढेर सारे बच्चे हैं, ढेर सारे बच्चे तो हैं, लेकिन क्या हाथ मिलाने का काम सब एक बार में करेगा, तो हम बोलेंगे नहीं। हाथ मिलाने का काम दो आदमी एक बार में कर सकता है। कितने आदमी एक बार में कर सकते हैं, दो आदमी एक बार में कर सकता है। जैसे कि गले मिलने का काम हम किसके साथ कर सकते हैं, मात्र एक के साथ कर सकते हैं। उसी तरीके से जब यहाँ पर ढेर सारे स्टूडेंट्स हैं लेकिन हाथ मिलाने की यहाँ पर स्थिति पैदा हो गई है, तो एक बार में कितने की बारी आएगी, एक बार में दो की ही बारी आएगी, मतलब कि दो ही नंबर यहाँ पर काउंट होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ईच अदर, क्या बोलेंगे, ईच अदर। क्या यहाँ तक की बात क्लियर। तो 4 और 5 को आप लोग बनाइएगा, बताइए कि 4 में क्या होगा, सबसे पहले ये बताइएगा कि 4 में क्या होगा। अदर, देखिए जब हम इस v के फंक्शन को देखते हैं, किसके फंक्शन को देखते हैं, इस v के फंक्शन को देखते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि मैं अगर आपके सामने ये बोलूं कि एक चंपक है, कौन है, एक चंपक है। अब उस वो किससे प्यार करने लगा, चंपा से। चंपक किससे प्यार कर रहा है, चंपा से। तो एक बार में कितनों की बात हो रही है, दो की बात हो रही है। इस v के फंक्शन को मैं बताना चाह रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। एक चंपक है और एक चंपा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो गया है, प्यार हो गया है। तो जब एक बार में दो के बीच में प्यार हो तो हम इसको क्या कह सकते हैं, वी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते। हमारे सामने दो आदमी हैं, हम अपने आप को मान के चलिए, हम कौन है, चंपक है, मेरे बगल में कौन है, चंपा है, हम दोनों का टाका भिड़ गया, ठीक है। तो हम दोनों के लिए क्या चीज का यूज होगा, वी का ही यूज होगा। हमारे सामने दो आदमी हो फिर भी किस चीज का यूज होता है, वी का ही यूज होता है। तो जब चंपक का चंपा से प्यार है तो हम इसके लिए हम ईच अदर तो बोल सकते हैं ना, हम ईच अदर बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कितनों के बीच में प्यार है, दो के बीच में प्यार है। अब बताइए कि चंपक है, चंपा है, अब इन दोनों का दो छोटा छोटा चिंटू और मिंटू है। चंपक, चंपा, चिंटू, मिंटू। अब चंपक चंपा अपने चिंटू मिंटू से भी प्यार कर रहे हैं, तो उन सब के लिए भी तो किस चीज का हम यूज कर सकते हैं, वी का ही यूज करेंगे। तो वी का फंक्शन हमें दोनों तरीके से यूज बताता है कि यहाँ पर आप यू के साथ ईच अदर भी यूज कर सकते हैं और वन अनदर भी यूज कर सकते हैं। क्या यहाँ पर क्यों ईच अदर का यूज हुआ और क्यों वन अनदर का यूज हुआ, इन दोनों की बातें आपको क्लियर है। क्योंकि वी हमें दो नंबर के भी बारे में बताता है, दो आदमियों के बारे में भी बताता है, और दो से ज्यादा आदमी के बारे में भी कौन बता सकता है, हमें वी बता सकता है। तो हमें यहाँ पर ईच अदर और वन अनदर दोनों कहना क्या है, हमारा यहाँ पर सटीक बैठता है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर। क्या फोर्थ नंबर समझ में आ गया सबको। चलिए जब यहां तक की बात क्लियर है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑल द कंट्रीज मस्ट मेंटेन पीस एट एलओसी। अब हमें पता है कि जो जितने भी कंट्रीज हैं वो अपना बॉर्डर अदर अदर कंट्रीज से क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो एक बार में जो हमारा जैसे इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान से करता है एक एक साइड क्या चीज, अपना बॉर्डर शेयर, एक साइड बांग्लादेश से करता है, एक साइड किसी और देश से करता है, ठीक है। ढेर सारे अलग अलग देशों के साथ क्या करता है, वो अपना बॉर्डर शेयर करता है, ठीक है। हमारा इंडिया भी करता है और अलग अलग कंट्रीज भी क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। एक बार में कितनों के साथ बॉर्डर शेयर हो सकता है, एक बार में दो ही के साथ, मतलब कि इंडिया और पाकिस्तान। बीच में कितने का बारी आया, तो दो का बारी आया। तो जब भी एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल की बात होगी, तो ये हमारा क्या है, नाउन है। क्या है, नाउन है। अब इससे पहले हमें क्या लाना है, पॉजेसिव केस लाना है। बात दो की हो रही है तो हमें चुपचाप क्या लिखना है, ईच अदर। क्या लिखना है, ईच अदर लिखना है। और इसे पॉजिटिव केस बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफे एस लगाएंगे। अब यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि 1 2 3 4 एंड 5 में क्या क्या कहानी घटी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन को लेकर। क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया, जल्दी बताइए।
यहाँ पर हम लोगों ने ईच अदर के साथ एपोस्ट्रोफे एस क्यों लगाया? क्योंकि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा है कि नाउन से पहले हम कोई दूसरे केस का यूज नहीं करते हैं, हम पॉजेसिव केस का यूज करते हैं और इसीलिए हमने ईच अदर के साथ इसका पोजेशन बनाने के लिए एपोस्ट्रोफे और एस को जोड़ा है और एपोस्ट्रोफे और एस की बात हम लोग नाउन के क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए जब यहां तक की बात क्लियर है तो ये रहा हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का सफर। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर गिव एंड टेक की क्या होती है, स्थिति उत्पन्न होती है जिसमें हम लोगों को दो वर्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, एक ईच अदर और एक वन अनदर। जब एक बार में बस दो की बात हो, जब एक बार में बस दो की बात हो तो हम ईच अदर यूज करेंगे चाहे संख्या कितनी भी हो। ठीक है, लेकिन अगर एक बार में दो से ज्यादा की बात हो तो हम वन अनदर का यूज करते हैं। ये था हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन का सफर। अब हम लोग सफर को आगे लेकर चलते हैं और एक नए कैटेगरी से मिलते हैं, एक नए प्रोनाउन से मिलते हैं जिसका नाम क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या नाम है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या नाम है? पढ़ के बताइए। इसका नाम है इनडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, अब हमें इसकी कहानी के बारे में पढ़ना है कि ये हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन किस तरीके से काम करता है। अब बताइए, ये जो हम बोले कि जो प्रोनाउन होता है, अगर हम बोले कि ये जो प्रोनाउन होता है, ये जो प्रोनाउन होता है वो किसको रिप्लेस करने के लिए आता है? प्रोनाउन जो होता है वो किसे रिप्लेस करने के लिए आता है? तो आपके मुंह से जो आंसर निकलेगा वो यही होगा कि नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है। किसको रिप्लेस करने के लिए आता है? नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है। अगर मैं इस इनडेफिनिट प्रोनाउन की बात करूं, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में हमें पता ना हो, जिसके बारे में हमें पता ना हो वो क्या हो जाता है? इनडेफिनिट हो जाता है। जैसे कि मैं अगर आपके सामने बोलूं कि राम ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कि राम ने तुम्हें बुलाया है। तो राम क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है, हमें पता है, नाम पता चल गया, राम है तो वो प्रॉपर नाउन है। अगर मैं फिर दूसरा सवाल बोलूं कि उसने मुझे बुलाया है, ठीक है, उसने मुझे बुलाया है, तो जैसे ही उसने मुझे बुलाया तो ही आया, और ही कौन है? हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन है। इस दोनों से हमें इसका पता चल रहा है कि दोनों तरफ कौन खड़ा है? लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है? लड़का खड़ा है। एक का नाम राम है और उसी के लिए हमने किस चीज का यूज किया? ही का यूज किया। लेकिन अगर हमें ये बोला जाए कि कोई आपको बुला रही है, ठीक है, कोई आपको बुला रही है, क्या आपको ये बोलने से ये पता चल रहा है कि दरवाजे पर सीता खड़ी है, गीता खड़ी है, रीता खड़ी है, बबीता खड़ी है, या फिर कोई भूतनी खड़ी है? क्या आपको इससे पता चल रहा है? कोई आपको बुला रही है, क्या इससे कोई भी शख्स का पता चल रहा है कि वहां पर कौन खड़ा है? एग्जैक्ट आदमी का नाम आप बता सकते हैं? तो आप बोलेंगे कि हम नहीं बता सकते हैं कि बाहर भूतनी खड़ी है या फिर कोई लड़की खड़ी है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जब हमें कोई भी चीज का पता ना चले उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में रखते हैं, उस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए। और इसके लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज करते हैं। इसमें आता है सम, आता है एनी, आता है, उसके बाद नो आता है, और इसके बाद आता है हमारा एवरी आता है। क्या आता है? एवरी आता है। इन सब के साथ हम क्या जोड़ते हैं? इसके साथ हम जोड़ते हैं एवरी वन, या फिर वन जोड़ते हैं, या फिर बड़ी जोड़ते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने क्या पढ़ा? समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी, नो वन, नोबडी, एवरीवन एंड एवरीबडी। ये किसको दिखाते हैं? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन को दिखाते हैं। और ये बात ध्यान में रखिएगा, ये हर हमेशा अपने साथ, ये हर हमेशा अपने साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि ये अपने आप में किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं? ये अपने आप में सिंगुलर वाला बिहेवियर रखते हैं। कौन सा बिहेवियर रखते हैं? ये अपने आप में सिंगुलर वाला बिहेवियर रखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन को बनाने के लिए कुछ वर्ड्स लिए, सम, एनी, नो, एवरी। इसके साथ हम लोगों ने क्या जोड़ा? वन या फिर बडी। तो हम लोगों ने पढ़ा सम वन या सम बडी, एनी वन, एनी बडी, नो वन, नो बडी, एवरी वन, एवरीबडी। ठीक है, ये सारे हर हमेशा सिंगुलर की तरीके से बिहेव करते हैं, इसीलिए हम इनके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसकी कहानी को जानने के लिए हमें कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
बताइए इसमें आप क्या चूज करने का कोशिश करिएगा? तरीन आयशा शर्मा, देखिए जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर इन सारे वर्ड्स को देखा तो इन सारे वर्ड्स में हमें ये पता चला कि ये हमें किसके बारे में बताने का काम करता है, तो हम बोलेंगे यह हमें वन आउट ऑफ मेनी के बारे में बताने का काम करता है। मतलब कि हमारे सामने ढेर सारे आदमी है, उसमें से किसी एक की बात कौन करता है, ये सारा वर्ड मिलकर करता है। ये सारे वर्ड्स मिलकर कितने की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक की बात करते हैं। जब हम कोई भी एक की बात करते हैं, वन आउट ऑफ मेनी की बात करते हैं और वहां पर लिखा हुआ होता है समवन समबडी, क्या इससे हमें पता चल रहा है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है, कौन है? इसमें हमें कोई भी जेंडर का पता नहीं चलता है। तो हम लोगों ने कॉमन जेंडर पढ़ा था, हम लोगों ने कॉमन जेंडर पढ़ा था। उस कॉमन जेंडर के लिए हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट की थी। कॉमन जेंडर के लिए हम लोगों ने प्रायोरिटी सेट की थी कि सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा। तो अगर हमें कॉमन जेंडर में ये पता ना चले, किसी भी जेंडर का पता ना चले, तो वो कहां पर आता है? कॉमन जेंडर में। और कॉमन जेंडर में हम कोई और प्रायोरिटी नहीं लेकर चलते हैं, सिर्फ क्या लेकर चलते हैं? मैस्कुलिन वाली प्रायोरिटी, ही, हिज या फिर हिम की प्रायोरिटी हम लेकर चलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? तो जब हमें यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि समवन एंड एवरीबॉडी, इससे हमें किसी भी जेंडर का पता नहीं चल रहा है, तो प्रायोरिटी में हम किसको लेकर आएंगे? दोनों में हम हिज को लेकर आएंगे। किसको लेकर आएंगे? हिज को लेकर आएंगे। और एक वर्ड का हम लोग यूज करते हैं इस इंडेफिनिट प्रोनाउन को बनाने के लिए। इसमें हम लोग एक चीज और जोड़ते हैं। क्या चीज जोड़ते हैं? थिंग जोड़ते हैं। मतलब कि समथिंग, एनीथिंग, नथिंग एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब आपको ये पता है कि थिंग जो होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ऑब्जेक्ट के लिए हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, हम लोग किसका यूज करते हैं? इट के फॉर्मेट का यूज करते हैं। इट, इट्स या फिर इट का हम लोग क्या करेंगे? यूज करेंगे। अगर मैं आपके सामने एक सवाल लिखूं, अगर मैं आपके सामने सवाल लिखूं, क्या चीज? एवरीथिंग, एवरीथिंग हैज हिज, हर या इट्स वर्थ। आप इसमें क्या चीज चुनने का काम करिएगा? एवरीथिंग हैज हिज, हर या इट्स वर्थ। इसमें आप क्या चीज चुनने का काम करिएगा? जल्दी बताइए। बहुत सुंदर। यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ही देखा कि एवरी के बाद थिंग लिखा हुआ है, तो थिंग ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और ऑब्जेक्ट के लिए अभी हम लोगों ने देखा कि इट के फॉर्मेट का यूज होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या चीज चूज करेंगे? इट्स को चूज करेंगे। ये थी हमारी किसकी कहानी? ये थी हमारी किसकी कहानी? ये थी हमारी, ये थी हमारी इनडेफिनिट प्रोनाउन की कहानी। ठीक है, ये थी हमारी किसकी कहानी? इनडेफिनिट प्रोनाउन की कहानी थी। ठीक है, अब हम लोग इस कहानी को आगे लेकर चलेंगे और हम लोग को एक वर्ड मिला था जिसका नाम क्या था? ऑल। क्या नाम था? ऑल। अब इस ऑल के फंक्शन को देखना है कि ये ऑल किस तरीके से काम करता है। हमें इस ऑल के फंक्शन को देखना है कि ये जो हमारा ऑल है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, इस ऑल के फंक्शन को अब हमें देखना है, जो ये किस तरीके से काम करता है और हमें किस प्रकार घुमाने का काम करता है। ठीक है, ये हमें किस प्रकार घुमाने का काम करता है। ठीक है, के लिए मैं आपके सामने कुछ सवाल लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। ठीक है,
चलिए, अगर हम इस ऑल के फंक्शन को देखें तो इसके लिए हमें कुछ छोटी-मोटी बातों को ध्यान में रखना है। अगर देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि सब बढ़िया, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हाल-चाल है? क्या हाल-चाल है? तो आप क्या बोलिएगा? सब बढ़िया है। क्या हाल-चाल है? तो आप क्या जवाब दीजिएगा? सब बढ़िया है। तो जैसे ही आपने बोला सब बढ़िया है, तो आप अपने किस चीज़ के बारे में आपने बताया? अपने हेल्थ के बारे में आपने बताया। किसके बारे में बताया? आपने अपने हेल्थ के बारे में हमें बताया कि मेरी हाल-चाल क्या है? ठीक है। अगर मैं दूसरी सवाल आपसे करूं कि आपके घर में सब ठीक है? क्या आपके घर में आपके घर वालों का क्या हाल है? तो आप क्या बोलिएगा? सब बढ़िया है सर जी, सब मजे में है। क्या बोलिएगा? सब बढ़िया है और सब मजे में है, ठीक? तो यहाँ पर जो आप लोगों ने बोला कि सब बढ़िया है, तो यहाँ पर ऑल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके घर के मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को एक कहावत का पता चलता होगा कि अंत भला तो सब भला, ठीक है? ऑल इज वेल दैट इज वेल, ठीक है? अंत भला तो सब भला। क्या चीज का अंत भला? तो हम बोलेंगे काम का अंत भला। किसका अंत भला? तो हम बोलेंगे काम का अंत भला। तो यहाँ पर जो ऑल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 2 3 से हमें ये पता चला कि ये दो तरीके के चीजों को क्या करता है? दो तरीके के नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। दो तरीके के नाउन के बदले में हमने यहाँ पर क्या लिखा है? ऑल लिखा है। एक जिसका नाम है अनकाउंटेबल नाउन और दूसरा जिसका नाम है प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या नाम है? प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर हम इस ऑल के फंक्शन को देखें, इसके फंक्शन को देखें, इस ऑल के फंक्शन को देखें, तो ये दो नाउन के बदले में आता है। पहले का नाम है अनकाउंटेबल नाउन। क्या नाम है? अनकाउंटेबल नाउन। और दूसरे का नाम है प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगर ये किसी अनकाउंटेबल नाउन के बदले में आया होगा तो हम इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये ऑल प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आया होगा तो हम इसके बाद प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? हमें ये यहां से ये पता चला जो ऑल एक तरीके का प्रोनाउन है जो दो अलग जो क्या करता है? नाउन को रिप्लेस करने का काम करता है। इसमें हमें दो तरीके के नाउन देखने के लिए मिले। पहले का नाम है हमारा अनकाउंटेबल नाउन और दूसरे का नाम है हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन। मतलब कि जो ऑल है ये दो तरीके के नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है, रिप्लेस करने का काम करता है। अनकाउंटेबल नाउन को अगर रिप्लेस किया तो हम उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अगर इसने प्लूरल काउंटेबल नाउन को रिप्लेस करने का काम किया है तो हम आगे चलकर किस चीज का यूज करेंगे? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्या दिक्कत? कोई परेशानी? अगर यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पर ऑल जो है वो हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हेल्थ क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है तो इज लिखना अपने आप में क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑल जो है वो मेंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेंबर्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो आर लिखना अपने आप में बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो ऑल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्क अपने आप में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहाँ पर भी इज लिखा हुआ अपने आप में क्या है? सही है। ठीक है, ये अपने आप में क्या है? सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है ऑल डैश इनवाइटेड बट फ्यू आर सेलेक्टेड। आप किसको इनवाइट करने का काम कर रहे हैं? तो हम बोलेंगे हम यहाँ पर कैंडिडेट्स को इनवाइट करने का काम कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? तो हम बोलेंगे हम लोग यहाँ पर कैंडिडेट्स को इनवाइट करने का काम कर रहे हैं। जब ये ऑल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है, रिप्लेस हुआ है, कैंडिडेट को इसने रिप्लेस किया है, तो जैसे ही कैंडिडेट्स हमने देखा ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है और इसी की वजह से हमने इज ना चुनते हुए क्या चुना? आर को चुना। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस और नो? अब एक चीज हमें और देखनी है कि ये जो हमारा ऑल है, ये जो हमारा ऑल है वो किसके लिए आता है? वो किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए आता है। किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के लिए आता है। और
ये जो हमारा ऑल जिस भी सब्जेक्ट के लिए आएगा उसके बारे में, इस सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज लिखा हुआ होगा वो सेंटेंस के लास्ट में लिखा हुआ होगा। ये ऑल, फिर से सुनिए, ये जो ऑल है ये किसके लिए आता है? तो किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए आता है, किसी ना किसी नाउन के लिए आता है। और इस नाउन के बारे में जो कहानी लिखी हुई होगी वो कहाँ पे लिखी हुई होगी? वो सब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में लिखी हुई होगी। मतलब कि जो सब्जेक्ट है उसके बारे में जो कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ होगा, उसके बाद उसके बारे में जो भी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ होगा वो हमें कहां पर दिखाई देगा? वो हमें दिखाई देगा सेंटेंस के लास्ट में। और इसी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से हम अपना हेल्पिंग वर्ब चुनते हैं। किसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चुनते हैं? इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से कि आगे हमारा सब्जेक्ट कैसा है, उसका क्या कॉम्प्लीमेंट बना हुआ है, उसके हिसाब से हम क्या चुनते हैं? हेल्पिंग वर्ब चुनते हैं। दिमाग में सेट कर लीजिए, ये जो हमारा ऑल है, ये जो हमारा ऑल है वो जिस सब्जेक्ट के बारे में बताता नजर आ रहा होगा उसका कॉम्प्लीमेंट हमें सेंटेंस के लास्ट में दिखाई देगा। और उसी सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के हिसाब से हम क्या चूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। क्या चूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे। ठीक है, अगर यहां तक की कहानी आपके पल्ले पड़ी हुई है तो हम लोग अब इस कहानी को सेट करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ऑल आई नीड इज आर म्यूजिक। अब जो ये ऑल है ये किसके लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहा है? इस म्यूजिक के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। ठीक है, जब ये म्यूजिक के लिए कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, म्यूजिक क्या है? हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। इसी की वजह से हम लोग किसको चुनेंगे? इज को चुनेंगे। किसको चुनेंगे? इज को चुनेंगे। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल दे सॉ वाज एवर 20 स्टूडेंट्स। ये ऑल जो है अब इसके बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हमारा हो गया 20 स्टूडेंट्स। जैसे ही 20 स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा तो 20 स्टूडेंट्स हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसी की वजह से हम लोगों ने किसका चूज किया? किसको चूज किया? वेयर को चूज किया। अब फिर से यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल दे डिमांडेड इज या आर 20 रुपीज। ऑल जो है वो किसकी ओर इशारा कर रहा है? 2000 रुपीज की ओर इशारा कर रहा है। अब ये 2000 रुपीज है, हम लोगों ने नाउन में पढ़ा था अवध से पहले। किसके बारे में पढ़ा था? अवध से पहले के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अमाउंट आए, वेट आए, ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस आए, उसके बाद हाइट आए, उसके बाद स्पीड आए, उसके बाद पीरियड ऑफ टाइम आए। तो इन सब चीजों में अगर ये सारी चीजें मिलकर यूनाइटेड सेंस दे रही होगी, ये सारी चीजें मिलकर अगर यूनाइटेड सेंस दे रही होगी, इकट्ठे बोध करा रही होगी, एक साथ का बोध करा रही होगी, तो हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेकर चलते हैं। अगर ये डिवाइडेड सेंस दे रहा होगा, ठीक है, बंटवारा वाला सेंस दे रहा होगा, तो हम किस चीज का यूज करते हैं? हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो डिमांड किया गया है वो इकट्ठे 2000 रुपए का किया गया है या अलग अलग किया गया है? तो हम बोलेंगे इकट्ठे किया गया है। यहाँ पर यूनाइटेड सेंस आ रहा है तो हम इसीलिए किस चीज का यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इज को चूज करेंगे। ठीक, आगे है ऑल ईसा वांट्स इज या आर आई एक्सेप्ट यू। यहाँ पर लिखा हुआ ये जो एक्सेप्ट है ये अपने आप में प्रीपोजिशन है। क्या है? अपने आप में प्रीपोजिशन है। और ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ये जो हमारा ऑल है ये इधर वाले को नहीं, यहाँ पर तो सारे प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्टिव केस लिखे हुए हैं, ये किसी ना किसी सब्जेक्ट की ओर इशारा करेगा। और इसकी वजह से हमने देखा कि ये किसको इशारा कर रहा है? आई को इशारा कर रहा है। और आई की वजह से ना ही इज होगा ना ही आर होगा, हम किस चीज का यूज करेंगे? एम का यूज करेंगे। क्या ये कहानी आप लोगों को पता चल गई? ऑल की कहानी क्या आप लोगों को क्लियर है? यस और नो, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताओ बउआ लोग, जल्दी जल्दी बताओ। सारी बातें क्लियर हैं? जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बताते जाइए, जल्दी जल्दी। कान कुमारी, माथा भारी हो गया क्या? इतने में आप लोगों का दिमाग भारी होने लगा? मोबाइल को चार्ज में लगाइए, आपके पास चार्जर तो होगा ना? चार्जर कहीं से लाना पड़ता है? मोबाइल को चार्ज में लगाइए और देखते रहिए।
चलिए, जब यहाँ तक की कहानी क्लियर है, अगर यहाँ तक की कहानी क्लियर है तो हम लोग आगे की कहानी को तय करते हैं और हमें आज का कहानी कहाँ पर लेकर चलना है। बहुत ही बेहतरीन से प्रोनाउन के साथ हम लोग इस कहानी को लेकर चलेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या नाम है? रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ये दो प्रोनाउन को हमें पढ़ना है साथ में। क्यों इसे साथ में पढ़ते हैं, इसकी खूबसूरत सी कहानी अभी आप लोग को पता चल जाएगी कि क्यों इसे हम साथ में ही पढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, देखिए जब भी हम इस रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन की बात करते हैं तो इनको बनाने के लिए, इन दोनों को बनाने के लिए हम लोग किसी भी वर्ड के साथ क्या चीज सफिक्स करते हैं, किसी भी वर्ड के साथ सेल्फ या फिर सेल्व्स को क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं। सफिक्स करने का मतलब आपको पता होगा, नाउन की क्लास में सफिक्स करने का मतलब होता है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में किसी चीज को जोड़ देना। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन बनाने के लिए किसी भी वर्ड के साथ सेल्फ या सेल्व्स का यूज करते हैं। सेल्फ जो होगा वो सिंगुलर के लिए यूज होगा और सेल्फ जो होगा वो प्लूरल के लिए यूज होगा। अगर हम इसकी कैटेगरी बनाने का कोशिश करें तो हम बोलने का कोशिश करेंगे क्या चीज, माई सेल्फ। क्या बोलेंगे? माई सेल्फ। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे आवर सेल्व्स। क्या बोलेंगे? आवर सेल्व्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे, योर सेल्फ। क्या बोलेंगे? योर सेल्फ। और आपको पता है कि यू जो होता है वो सिंगुलर में भी यूज होता है और प्लूरल में भी यूज होता है, तो हम इसका क्या बनाएंगे, योर सेल्व्स भी बनाएंगे। ठीक है, अगर हम एक आदमी को बोलेंगे तो योरसेल्फ बोलेंगे और एक से ज्यादा आदमी को बोलेंगे तो योरसेल्फ्स बोलेंगे, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग बनाते हैं इसका हिमसेल्फ, उसके बाद हम बनाते हैं हरसेल्फ, उसके बाद हम बोलते हैं इटसेल्फ, उसके बाद हम बोलते हैं देमसेल्व्स। क्या बोलते हैं? देमसेल्व्स। ये कैटेगरीज हैं किसके, ये कैटेगरी है किसके, रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस के। किसके हैं? रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस के ये कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, योर सेल्फ हो गया, हिम सेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, इट सेल्फ हो गया एंड देम सेल्फ हो गया। अगर हम इसके बारे में पता करें कि इसका मतलब क्या होता है, तो अगर हम सेल्फ किसी भी चीज के साथ जोड़ते हैं ना, सेल्फ या सेल्फ किसी के साथ जोड़ते हैं तो इसका हिंदी में मतलब निकल कर आता है स्वयं को। इसका मतलब निकल कर आता है स्वयं को, और बोल सकते हैं तो हम बोल सकते हैं खुद को। ये इसका मीनिंग निकल कर आता है, स्वयं को या फिर खुद को, इसका मीनिंग निकल कर आता है। ठीक, तो ये रहे आपके सामने रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस के कुछ क्या चीज, मैकेनिज्म कि किस तरीके से हमारा रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन काम करता है। ठीक है, तो हम किस तरीके से रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन बनाते हैं, तो हम बोलेंगे कि किसी भी वर्ड के साथ, किसी भी वर्ड के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, सेल्फ या सेल्फ को सफिक्स करते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है इम्फेटिक और क्या चीज, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मिल जाता है। ठीक है, थोड़ा देर और ऐसा शर्मा आपका मोबाइल ऑफ नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर हमें इसकी कहानी को समझना है तो सबसे पहले हम कौन सा कहानी लेकर चलेंगे, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कहानी लेकर चलेंगे। किसकी कहानी लेकर चलेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कहानी को लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया कहां से है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया कहां से है, तो हम बोलेंगे जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो आया है हमारा रिफ्लेक्शन से। कहां से आया है? रिफ्लेक्शन से आया है। कहां से आया है? तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन से आया है। इस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, इस रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, तो इसे एक खूबसूरत से एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर यहाँ पर कोई है, अगर यहाँ पर कोई है जो देख रहा है, ठीक है, किसमें देख रहा है, तो यहाँ पर खड़ा है हमारा मिरर। क्या खड़ा है? मिरर खड़ा है। इस मिरर में कोई आदमी देख रहा है, उसे कौन दिखाई देगा?
कोई दूसरा दिखाई देगा या वो खुद अपने आप को देखेगा? तो वो खुद अपने आप को ही देखेगा। मतलब कि ये जो एक्शन कर रहा है, वो यहाँ पर जाने के बाद फिर से क्या हो रही है? इसी के पास लौट रही है। मतलब कि कोई आदमी अपने आप को यहाँ पर खड़ा कर रहा है और किसमें देख रहा है? मिरर में देख रहा है, तो उसको कौन दिखाई देगा? उसे वो खुद आदमी दिखाई देगा। मतलब जो ये आई है, वो कौन है? तो हम बोलेंगे ये जो आई है वो डूअर है। कौन है? डूअर है। और इसी डूअर को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम सब्जेक्ट के नाम से जानते हैं। ये कौन है? सब्जेक्ट है। बीच में क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। किस चीज का? देखने का। मतलब कि बीच में कौन काम कर रहा है? वर्ब काम कर रहा है। वर्ब से पहले डूअर मतलब कि सब्जेक्ट है, और वर्ब के ठीक बाद हमें क्या देखने के लिए मिलेगा? तो वर्ब के ठीक बाद हम लोगों ने एक ही केस यूज करने का कोशिश किया है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिखेगा, और ऑब्जेक्ट के रूप में हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पर एक छोटा सा मिरर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मिरर दिख रहा है। मतलब कि ये जो आदमी है, वो दूसरी तरफ मिरर की ओर देख रहा है, तो उसका रिफ्लेक्शन इसी की ओर आ रहा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? बाउंस बैक हो रहा है। क्या चीज हो रहा है? वो जो एक्शन कर रहा है ना, वो बाउंस बैक होकर किसकी ओर जा रहा है? वो बाउंस बैक होकर सब्जेक्ट की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? सब्जेक्ट की ओर जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? सब्जेक्ट की ओर जा रहा है। तो बाउंस बैक होकर, मतलब कि बाउंस बैक होने का मतलब ही क्या होता है? रिफ्लेक्शन। क्या होता है? रिफ्लेक्शन। तो इस रिफ्लेक्शन को हम लोग किस तरीके से यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस की तरीके से यूज करते हैं। किसकी तरीके से यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस की तरीके से यूज करते हैं। तो जब भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा, तो वो किसी सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। किसकी तरीके से यूज होगा? तो हम बोलेंगे हम हर हमेशा इसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करने का कोशिश करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम किस तरीके से यूज करने का कोशिश करेंगे? हम हर हमेशा ऑब्जेक्टिव केस की तरीके से यूज करने का कोशिश करेंगे। हमें ये पता चला कि ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वो बना किससे है? तो हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन से। और इस रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हम लोगों ने एक कहानी रची, जिसमें हम लोगों ने देखा कि एक आदमी है जो अपने आप को कहां पर देख रहा है? मिरर में देख रहा है। एक आदमी अपने आप को कहां पर देख रहा है? मिरर में देख रहा है। जैसे ही वो मिरर में देखेगा, तो उसी का चेहरा उसे क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा, रिफ्लेक्ट होगा। मतलब कि वहां पर रिफ्लेक्शन होगा, और जैसे ही रिफ्लेक्शन हुआ, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक मैकेनिज्म समझा कि जो आदमी देख रहा है उसे डूअर कहेंगे। मतलब कि वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है। देखने का काम हो रहा है, तो वहां पर एक्शन है, मतलब कि बीच में वर्ब है। और जहां पर देखा, मतलब कि यहां से जो मिरर है वो क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब कि रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसीलिए हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज किया। किस तरीके से यूज करेंगे हम इसको? एज एन ऑब्जेक्टिव केस हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। एज एन ऑब्जेक्टिव केस हम किसको यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करेंगे। ठीक है। अगर यहां तक की बात क्लियर है, तो मैं आपको कुछ सवाल दे रहा हूं, जैसे कि ये किस तरीके से हमारा ऑब्जेक्टिव केस की तरीके से यूज होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि ही किल्ड अ, लिखते हुए इधर लिखता हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि ही किल्ड अ स्नेक, और दूसरा सवाल मैं आपके सामने लिखूं ही किल्ड, ठीक है। और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कि ये जो हमारा सेंटेंस है, हमने पढ़ा था कि सेंटेंस के कितने पहलू होते हैं? सेंटेंस बनाने के कितने पहलू होते हैं? जल्दी बताइए। सेंटेंस बनाने के कितने पहलू होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। सेंटेंस को बनाने के कितने कितने पहलू होते हैं? तो हम बोलेंगे कि सेंटेंस को बनाने के दो तरीके के पहलू हम लोगों ने सीखा है। एक होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? एक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स होता है कि वर्ड का अरेंजमेंट किस तरीके से है। और हमें दूसरा चीज क्या पढ़ना था? यूसेज ऑफ वर्ड। वर्ड का यूज हम कहाँ करेंगे? ठीक है। पहला अरेंजमेंट हमें देखना होता है सेंटेंस में, और दूसरा यूज देखना होता है कि हम किस वर्ड का यूज कहाँ पर करना चाहते हैं। अब यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ही किल्ड अ स्नेक। ही क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है। कौन है? सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जिसे हम डूअर भी कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? डूअर कहते हैं, या तो हम इसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पर किल्ड है। किल्ड क्या है? हमारा वर्ब है। ये हमारा क्या है? वर्ब है। और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है। अगर हम बोलेंगे ही किल्ड व्हाट, किसे मारा है? होम, किसे मारा है? तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो वो मारा है, वो स्नेक को मारा है। तो ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हमारा क्या है?
ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ की कहानी से हमें ये पता चल रहा है कि ही किल्ड अ स्नेक, यहाँ पर हमारे पास स्नेक जो कि एक ऑब्जेक्ट है, वो किसका आंसर देगा? ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा ना किसी भी सेंटेंस में, वो व्हाट का आंसर देगा या तो होम का आंसर देगा। किसका आंसर देगा? व्हाट का आंसर देगा या फिर होम का आंसर देगा। अगर किसी सेंटेंस में व्हाट या होम से आंसर देता हुआ कोई ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिख रहा है, तो हम उसके लिए किस प्रोनाउन का यूज करेंगे? हम उसके लिए रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ही क्या है? ही एक सब्जेक्ट है। ही क्या है? एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्ब लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्ब लिखा हुआ है। क्या इसके बाद व्हाट या होम से आंसर देता हुआ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है? तो आप बोलिएगा कि नहीं है। इसीलिए उसी ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए, उसी ऑब्जेक्ट की कमी को पूरा करने के लिए हमने इस ही का रिफ्लेक्शन बनाया और क्या लिख दिया हमने? यहाँ पर हिमसेल्फ लिख दिया। क्या लिख दिया? हिमसेल्फ लिख दिया। और यहाँ की कहानी हमारी क्या हो जाती है? सटीक बैठ जाती है। इज दैट क्लियर? देखिए हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारे पास सेंटेंस में क्या चीज होता है? दो चीज को हमें देखना होता है। पहला अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स देखना होता है, दूसरा यूसेज ऑफ वर्ड्स देखना होता है। ठीक है, जिसमें हमें ये देखना होता है कि हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं है। और हमें हर हमेशा ऑब्जेक्ट कौन सा चाहिए? तो जो व्हाट और होम का आंसर दे पाए, वो हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर वो व्हाट और होम का आंसर नहीं दे पा रहा है किसी भी सेंटेंस में, तो हमें उसी का रिफ्लेक्शन लिखना पड़ता है। किसका? सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन लिखना पड़ता है एज एन ऑब्जेक्टिव केस। और रिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर ढेर सारे वर्ड्स थे कि आई के लिए हम लोगों ने माई सेल्फ का यूज किया, वी के लिए आवर सेल्फ का यूज करते हैं, एक आदमी है तो योर सेल्फ, और एक से ज्यादा है तो योर सेल्फ का यूज करते हैं, ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हर सेल्फ, इट के लिए इट सेल्फ एंड दे के लिए देमसेल्व्स का हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास जब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस आया तो इसमें सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब था, आगे व्हाट और होम से आंसर देने वाला कोई ऑब्जेक्ट नहीं था। इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ा? ही का रिफ्लेक्शन लिखना पड़ा। और रिफ्लेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या दिया? हिमसेल्फ दिया। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? यस और नो? चलिए, यहां तक की बात अगर क्लियर है तो मैं आपके सामने एक कंडीशन लिख रहा हूं। ठीक है, इंटरव्यू का कंडीशन है। इस इंटरव्यू के कंडीशन में कितने आदमी क्या गड़बड़ करते हैं वो चीज मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ। ये लास्ट कहानी है, आप लोग देखिए और समझिए यहाँ पर क्या गड़बड़ी है। ठीक है, एक इंटरव्यूअर है, वो आगे बैठी एक लड़की को बोल रहा है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या बोला? इंट्रो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। क्या बोला है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर वो लड़की जवाब देती है, वो लड़की जवाब देती है क्या चीज? माई सेल्फ इज सुनीता। ठीक है, उसने यह जवाब दिया, माई सेल्फ इज सुनीता। क्या यहाँ की कहानी आप लोगों को समझ में आ रही है कि यहाँ पर हो क्या रहा है और ये कहानी सही है या गलत है? बताइए, ये कहानी बोलना माई सेल्फ इज सुनीता, जो उसने पूछा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जो इंटरव्यूअर ने पूछा है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, क्या उसका ये जवाब देना सही है या गलत है? आप लोगों को ये चीज रटा दी जाती है? क्या आप लोगों ने ऐसा कहानी कहीं पर देखा है या नहीं देखा है? जल्दी बताइए।
चलिए, यहाँ से हमें ये पता चल रहा है सबसे पहले पहली जो सेंटेंस हमारे सामने लिखी हुई है उस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इंपरेटिव सेंटेंस बनता कैसे है? वर्ब का पहला फॉर्म आता है और उसके बाद हम लोग किसका यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। किस केस का यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। वर्ब के पहले फॉर्म के साथ हम किस केस का यूज करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। ये रहा हमारा वर्ब का पहला फॉर्म और यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव केस के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस अगर बोला जाता है, अगर कभी भी इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है तो वो सामने वाले को बोला जाता है। वो सामने वो आदमी कहां पर खड़ा रहता है? सामने खड़ा रहता है, उसको बोला जाता है इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वो आदमी कहां पर होगा? हमारे सामने होगा, तभी हम उसको क्या कह पाएंगे कि मेरे लिए क्या लाओ? पानी लाओ। ठीक है, एक गिलास पानी लाओ। तो यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लिखा हुआ है वो इसके आगे में बैठी हुई है, उसको बोला गया है। अब यहाँ पर जो ये योरसेल्फ यूज हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस की तरीके से यूज हुआ है और यहाँ पर उसने क्या कहा है? माई सेल्फ इज सुनीता। क्या कहा है? माई सेल्फ इज सुनीता। माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है? हम बोलेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और हम लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है। एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज किया है। क्या किसी ऑब्जेक्टिव केस की शुरुआत तब सेंटेंस से हो सकती है? क्या हम किसी भी ऑब्जेक्टिव केस से किसी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं? बताइए, क्या हम किसी भी ऑब्जेक्टिव केस से किसी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हैं? तो हमने ये जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव केस आता है, फिर वर्ब आता है और फिर कोई अदर चीज आता है। हम बोलेंगे कि सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस आता है। क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर माई सेल्फ कहना सरासर गलत होगा। माई सेल्फ के लिए हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे? सब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, आई का यूज करेंगे और आई की वजह से इज ना कहते हुए हम क्या बोलेंगे? आई एम। और उसके बाद हम क्या बोलेंगे? जो भी नाम बोलना चाहे, आप अपना नाम लिख लीजिए, किसी का भी नाम लिख लीजिए, ये हमारा क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात रटवा दी जाती है कि माई सेल्फ से कोई भी चीज शुरू नहीं होता है, माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं ये कहानी आज आप लोगों को पता चल गई होगी, क्योंकि जो हमारा माई सेल्फ है या फिर कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस की तरीके से यूज होता है और ऑब्जेक्टिव केस को हम कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते हैं। यही हमारी कहानी थी आज की। क्या आज की सारी कहानी आप लोगों के माथे में घुस गई है? यस और नो? जल्दी बताइए बच्चे, जल्दी बताइए। माथा फ्रेश हुआ जी हाथ सबका? माथा सबका आज फ्रेश हुआ? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। क्या आज आप लोगों का माथा फ्रेश हुआ? चलिए, अगर आज आप लोगों का सारा चीज सही है, सही ढंग से माथा अब काम कर रहा है, तो आज तक की कहानी को आप लोग बढ़िया से रिवाइज करिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया से आज तक की कहानी को आप लोग रिवाइज करिएगा। आज की कहानी यहीं पर रखेंगे। अगली कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेकर चलेंगे। प्रोनाउन की अगली पहलू को हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद।